जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे थे, ये सभी के मन का डर और बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक प्रियंका को यह महसूस हुआ कि अगर ये सुरक्षित कमरा है तो जरूर यहाँ पे भगवान की कोई ना कोई तस्वीर या कोई धागा या कोई ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जिससे इस बिल्डिंग के बाहर निकला जा सके, और वहीं से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिल्डिंग से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। कमरे के एक दूसरे कोने में मनोहर सोने की पूरी कोशिश कर रहा था। मनोहर की आंख लगती है और वो अपने सपने में ये महसूस करता है कि वो एक कमरे में लेटा हुआ है जहां दीवारों पर सिर्फ लाशें ही लाशें लटकी हुई है, कुछ ताजा, कुछ पुरानी, कुछ कंकाल। मनोहर डरा हुआ सा वहां से चलने लगता है। चलते चलते डर के कारण वो भागने लगता है। बिना अपने पीछे देखे और भागते भागते ही वो महसूस करता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मनोहर और तेजी से भागना शुरू करता है। घर के हर कमरे में वो खुद को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे वो किसी भी जगह पर टिक कर बैठ नहीं पाता। मनोहर भागता हुआ शर्मिला के कमरे में जाता है जहां पर कोई नहीं है, जिसकी दीवार पर शर्मिला की माँ की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। मनोहर उस तस्वीर को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि जिस दीवार पर शर्मिला की माँ की तस्वीर लगी हुई है वो दीवार मनोहर पर गिरने वाली है। मनोहर उस कमरे से बाहर भागता है और सच में वो दीवार नीचे गिर जाती है। मनोहर मरता मरता बच जाता है। मनोहर फिर से भागने लगता है और अब वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर के कमरे में जाता है और वहां वो खुद को हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए देखता है और ये भी देखता है कि उसके साथ प्रियंका, वरुण उसका प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर की पत्नी सब उस कमरे में खड़े शराब पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं और पास के बड़े टेबल की कुर्सियों पर 4 लोग कैंडल लाइट में बैठे शराब पी रहे हैं। इतने में बाहर से शर्मिला लाल साड़ी में एक लाश लेकर कमरे में आती है और टेबल पर रखकर उसके जिस्म को अपने हाथों से फाड़ देती है और फाड़ फाड़ कर कलेजा निकालती है और उसे खाने लगती है। ये देखकर मनोहर और भी घबरा जाता है। अब मनोहर एक ही जगह पर भाग रहा है और उसके आगे पीछे का सारा माहौल पल पल में बदल रहा था और उसके चारों तरफ कुर्सियों पर प्रियंका, वरुण, नीरज, प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर की पत्नी, वो 4 लोग सब मनोहर को भागता हुआ देखकर जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। तभी बाहर से दिवेश हाथ में शिव की माला लिए आता है और मनोहर वो वहां से लेकर जाने लगता है कि तभी दिवेश का पांव फिसल जाता है। उसके हाथ से शिव की माला टूट जाती है। इतने में एक साया अपने हाथ में एक लंबी सी तलवार लेकर आता है और दिवेश को 2 हिस्सों में काट देता है। ये देखकर मनोहर जोर जोर से चिल्लाता है और वो सपने से जाग जाता है और वहां प्रियंका को उसी कमरे के कोने में भगवान की तस्वीर के सामने महादेव का छोटा सा त्रिशूल दिख जाता है। वहां जेबी ब्लॉक मेरठ की इस बिल्डिंग के गेट के बाहर कांस्टेबल खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। मौसम कुछ कुछ साफ हो रहा था। इतने में एक पुलिस की गाड़ी आती है और इस गाड़ी से निकलता है इंस्पेक्टर चंद्रकांत। कांस्टेबल बताता है, इंस्पेक्टर साहब ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो इस घर के अंदर चले गए। चंद्रकांत ने उससे पूछा, तो तुम साथ क्यों नहीं गए? तो कांस्टेबल ने बोला, साहब ने बहुत ज्यादा पी ली थी, मैं थोड़ा होश में था इसलिए शायद बच गया। चंद्रकांत जेपी ब्लॉक की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा तो कांस्टेबल बोला, सर जो भी इसके अंदर जाता है वो वापस नहीं आता, मतलब लाश भी नहीं मिलती। चंद्रकांत मुड़कर देखता है और कांस्टेबल का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ घसीटकर अंदर ले जाता है। मौसम फिर अपना रंग बदलता है और काले बादल फिर से जेपी ब्लॉक की इस बिल्डिंग पर मंडराने लगते हैं और फिर बिजली कड़कने की आवाज आती है। वहां दादी माँ के दरवाजे के पास खड़ा इंस्पेक्टर गलती से दरवाजा खोल देता है और अंदर की सारी आत्माएं, प्रेत, बलाएं सब एक झुंड में बाहर आती है और सबसे आखिर में है दादी माँ, जिसके हाथ 2 बलाएं ऐसी है जिनके सर बकरे के हैं और पांव घोड़े के। इंस्पेक्टर दादी माँ के सामने आता है और दादी माँ एक पंजा मारती है और इंस्पेक्टर की छाती के अंदर से उसका कलेजा निकाल कर खाती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वहां शर्मिला भी अपने कमरे से बाहर आने लगी है। आप बलाओं और आम लोगों के बीच अलग अलग तरह का आतंक मचा हुआ है। बलाए भूत जिसे भी देखती है उसे जान से मारती जा रही है और वो लालटेन वाला आदमी उन लाशों को उठाकर उन्हें बाहर के कुएं की तरफ फेंकने का काम कर रहा है और गुरु सम्मा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। शर्मिला के बाबा और दिवेश लोगों के एक साथ चिल्लाने की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। शर्मिला के बाबा दिवेश से कहते हैं, हमसे देर हो गई है, उनका कमरा खुल चुका है और अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तुम अपने हाथ से ये माला मत छोड़ना, मैं आता हूं। ये कहकर शर्मिला के बाबा वहां से गायब हो गए और दिवेश हाथ की माला को अपनी छाती से लगाकर इस सोच में डूब जाता है कि उसे अब क्या करना है। दिवेश फिर भी कोशिश करके आगे की तरफ भागता है।
मनोहर की आवाज सुनकर सब लोग मनोहर के पास आ जाते हैं। वरुण मनोहर से पूछता है, क्या 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 हुआ? सब ठीक है ना मनोहर सर? क्या देखा आपने? वरुण चुप हुआ तो प्रियंका बोल पड़ी, बोलो मनोहर सर, प्लीज बोलो, कि मुझे यहाँ डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब हम में से कोई भी नहीं बचने वाला। मनोहर अभी भी सोच में डूबा हुआ था। हड़बड़ाते हुए बोला, वो दिवेश को बचा लो, उसे मार देंगे। मार देने की बात सुनकर सभी के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। प्रियंका हाथ में शिव का त्रिशूल लिए वो भी बिना कुछ सोचे समझे सुरक्षित कमरे से बाहर निकलने लगी तो पद्मिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, ये किसी एक व्यक्ति की जान का सवाल नहीं है। यहाँ हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उनका भी कुछ ख्याल करना है और अपना ध्यान रखना। जल्दी आना, हम सब तुम्हारे इंतजार करेंगे। प्रियंका जाने लगी तो वरुण भी खड़ा हो गया और प्रियंका से बोला, हीरो को छोड़कर जा रही हो? फिल्म ना सही, असल जिंदगी में हीरो हीरोइन बनने का टाइम आ गया है। और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चले जाते हैं। यहाँ नीरज ने मनोहर से कहा, एक बार और कोशिश करो, देखो आगे क्या होने वाला है। चलो जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मनोहर ने हड़बड़ाते हुए आंखें फिर बंद कर ली। वह बिल्डिंग के अंदर आ चुके कांस्टेबल और चंद्रकांत इस जेबी ब्लॉक को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि दीवारें एकदम काली थी और कुछ भी ठीक सा दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में एक बड़ा सा आदमी अजगर का मुंह वाला आया और कांस्टेबल और चंद्रकांत पर टूट पड़ा। दोनों ने अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए भागना शुरू किया। कोई 5-6 बलाओं का झुंड आया और दोनों को उठाकर अपने साथ एक कमरे में ले गया और उस कमरे से दोनों के चिल्लाने की आवाजों से पूरा जेपी ब्लॉक मेरठ का इलाका गूंजने लगा। थोड़ी देर के बाद कुछ भूतों के मुंह से खून की धार टपक रही थी और एक के हाथ में चंद्रकांत की गर्दन थी, जिसे एक प्रेत खाते हुए कमरे से बाहर आ रहा था। और इतने में कुछ और प्रेत आए और सारे कांस्टेबल और चंद्रकांत की लाश को नोच नोच कर खाने लगे। दादी माँ के आने की आवाज सुनकर सब एक कतार में खड़े हो गए। इतने में भूतों ने कांस्टेबल और चंद्रकांत के जिस्म से दोनों का कलेजा निकालकर दादी माँ के आगे किया। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने मुंह में डाल लिया और आगे की तरफ चल पड़ी। बिल्ली के रूप में विजयराज शर्मिला के साथ चलता हुआ दादी माँ के पास आ रहा था। इतने में शर्मिला और विजयराज को शर्मिला के बाबा ने रोक लिया। शर्मिला के बाबा, तुम अपनी बात से हटी नहीं, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। शर्मिला, तुम्हें कोई हक नहीं है मासूम लोगों की जान लेने का। शर्मिला ने बाबा की बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा और वो आगे निकलने लगी। तभी बाबा ने फिर शर्मिला को रोकने की कोशिश की। शर्मिला के बाबा शर्मिला को रोकते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि दादी माँ को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो शर्मिला, सिर्फ तुम, क्योंकि वो तुमसे आज भी बहुत प्यार करती है और अगर तुम चाहो तो तुम आने वाले इस खूनी तबाही को रोक सकती हो। शर्मिला ने बाबा की एक ना सुनी और वो दादी माँ की तरफ निकल चल पड़ी। वहां दादी माँ के साथ की प्रेत आत्माओं, भूतों और बलाओं ने सब मिलकर जेपी ब्लॉक की बिल्डिंग में इतने सालों से पागलों की तरह भागने वाले लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ सुरक्षित कमरे में निर्देशक मनोहर अब भी सपने में यह देखने की कोशिश कर रहा था कि इस बिल्डिंग से बचकर कैसे निकला जा सकता है, लेकिन उसे अपने सपने में सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी और साथ में नजर आ रहा था एक कमरा जहां पर एक छोटी सी गुड़िया पालने में झूल रही थी। इस छोटी सी गुड़िया की आंखों से रोशनी निकल रही थी, जिसके हाथ किसी मकड़ी की तरह भयानक थे। निर्देशक मनोहर सपने में देखता है कि एक कमरे के बाहर वरुण खून में लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ मनोहर को बताता है कि वो बूढ़ी औरत अब कमरे से बाहर आ चुकी है, वह आजाद हो चुकी है। इसलिए अब जेबी ब्लॉक की इस बिल्डिंग से किसी का भी जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन है। मनोहर उसकी बात सुनने के बाद आगे की तरफ चलने लगता है। तभी वो दादी के कमरे के बाहर पहुंचता है। यहाँ उसे इंस्पेक्टर की लाश नजर आती है और वो उस लाश के पास बैठ जाता है। इतने में दूर से खून में लथपथ हुआ दिवेश भागता हुआ आ रहा है और उसके हाथों में माला है और उस पालने के पास आता है। कुछ बलाएं और आत्माएं अब भी उसकी जान लेने के लिए उसका पीछा कर रही है, लेकिन वो किसी तरह से उस कमरे में आ पहुंचता है। बलाएं और भूत अब भी दिवेश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिवेश के हाथ में जो भी आ रहा है वो उस हथियार के साथ भूतों और बलाओं से लड़ने की कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद जब दिवेश जैसे ही पालने की गुड़िया के पास पहुंचा, एक प्रेत ने उसके पांव को खींचकर उसे फिर से गुड़िया से अलग कर दिया, लेकिन दिवेश हार मानने के लिए तैयार नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद दिवेश गुड़िया को पालने से निकाल लेता है।
इतने में कुछ बलाएं आकर दिवेश को पकड़ लेती है, लेकिन दिवेश पूरी ताकत लगाकर उस गुड़िया के पास रखे हुए चाकू से उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी बंद हो जाती है और दिवेश को करीब करीब जान से मार देने वाले भूत और बलाएं एकदम से गायब हो जाते हैं और सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। इतने में निर्देशक मनोहर की आंखें एकदम खुलती है और वो जोर से चिल्लाता है, दिवेश! पास बैठा नीरज और पद्मिनी दोनों उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं और मनोहर उस कमरे से बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन पद्मिनी उसे रोक लेती है। वो उसे समझाती है, तुम्हारा इस समय कमरे से बाहर जाना तुम्हारी जान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मनोहर उसे समझाने की कोशिश करता है, दादी माँ कमरे से बाहर आ चुकी है, उन्होंने एक इंस्पेक्टर को जान से मार दिया है और वरुण वो बता रहा था कि अब जेपी ब्लॉक की इस बिल्डिंग से किसी का भी बाहर जाना नामुमकिन है, वो हम सबको मार देगी। पद्मिनी इंस्पेक्टर का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और ऐसा लगता है कि कहीं उसका बेटा उसे ढूंढता हुआ इस बिल्डिंग में तो नहीं आ गया था। वो इंस्पेक्टर जिसकी लाश सपने में मनोहर ने देखी थी, वो मेरा बेटा तो नहीं। पद्मिनी मनोहर की बातें सुनते ही कमरे के बाहर तरफ भागने लगती है, लेकिन मनोहर को नीरज उस कमरे से बाहर जाने नहीं देता और वो मनोहर को पकड़े रखता है। हालांकि दोनों में थोड़ी तू मैं भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बातों ही बातों में लड़ने लगते हैं, क्योंकि हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कि किसी को यह तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करें। वह वरुण और प्रियंका लोगों की जान बचाते हुए भूतों और बलाओं से लड़ते हुए नजर आते हैं। वो भागते दौड़ते अपनी जान बचाते हुए लोगों को सुरक्षित कमरे में जाने का रास्ता बता रहे थे। इतने में कुछ बलाओं ने वरुण को घेर लिया और प्रियंका ने अपने हाथ का त्रिशूल वरुण की तरफ फेंक दिया। वरुण के हाथ में त्रिशूल आते ही सारी बलाएं और प्रेत सभी दूर होने लगे, लेकिन अब वो प्रियंका के पीछे भागने लगे। कुछ बलाओं ने मिलकर प्रियंका को अपने हाथों से उठा लिया और अपने साथ दादी माँ की तरफ चल पड़े। वरुण बड़ी ही बहादुरी के साथ प्रियंका को बचाने की कोशिश करता रहा। प्रियंका को बलाओं और भूतों ने सीढ़ियों पर लेटा दिया था और अपने खूंखार औजारों के साथ उसे बड़े ही बेरहमी के साथ मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर दिवेश आ पहुंचता है और उसने प्रियंका को बचा लिया। उसके हाथ की माला को देखकर सारी बलाएं और भूत प्रेत दिवेश और प्रियंका से दूर भागने लगते हैं। हालांकि प्रियंका की टांग पूरी खून से भरी हुई थी, जिस पर अब भी प्रियंका का ध्यान नहीं गया था। दिवेश ने जब उसकी टांग देखी तो उसका पांव खाया जा चुका था, जिससे उसके पांव की हड्डियां तक नजर आ रही थी। प्रियंका से चला तक नहीं जा रहा था। इतने में वहां वरुण आ पहुंचता है और दिवेश ने प्रियंका को वरुण को सौंपते हुए कहा, तुम इसे लेकर फिलहाल सुरक्षित कमरे में जाओ और ये पता करो कि मनोहर सर ने आगे क्या देखा, क्योंकि यहाँ बलाएं और भूतों की तादाद बहुत है। ये लोगों की लाशों का अंबार खड़ा होने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, इसलिए जाओ, जल्दी जाओ, मैं भी तुमसे वहीं मिलूंगा। जाओ, जल्दी जाओ। वरुण दिवेश की बात सुनकर प्रियंका को उठाकर सुरक्षित कमरे की तरफ चल पड़ा। बलाओं और भूतों से बचते हुए किसी तरह वरुण प्रियंका को सुरक्षित कमरे तक पहुंचाने की जबरदस्त तरीके से कोशिश कर रहा था। रास्ते में नन्हे नन्हे बच्चे, बूढ़ी औरतें और मर्दों की लाशें पड़ी हुई थी। रास्ता पूरा का पूरा खून से भरा हुआ था। वरुण प्रियंका को लेकर भाग ही रहा था, तभी उसका पांव फिसला और वो कुछ लाशों के ऊपर गिर पड़ा। प्रियंका ने जैसे ही उठने की कोशिश में जमीन पर हाथ रखा, उसके हाथ में किसी नन्हे से बच्चे की कटी हुई बाजू आ गई, जिसे देखकर प्रियंका और जोर से चिल्लाने लगी। तो वरुण ने प्रियंका के मुंह पर हाथ रख लिया और उसे खामोश रहने के लिए कहा। हालांकि दोनों इस तरह इस घर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। उनके सामने एक लड़का भागता हुआ आ रहा था कि तभी किसी बला ने उसे उसकी गर्दन से पकड़ा और उसके बाकी शरीर को प्रियंका और वरुण के पास फेंक दिया और गर्दन लेकर चली गई। उतरी हुई गर्दन में खून बहता जा रहा था, जिसे देखकर प्रियंका को वरुण ने अपने गले लगा लिया। प्रियंका ने अपने दोनों आंखों को अपने दोनों हाथों से बंद कर दिया और अपने मुंह को वरुण की छाती से लगाकर रोने लग गई। वरुण की आंखों से भी आंसू बहने लग गए थे, लेकिन दोनों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहे हैं क्या ये सच है, क्या ये हकीकत है, या ये भी मनोहर किसी ख्वाब में हमें इस तरह से भागते हुए देख रहा है। मनोहर का नाम जहन में आते ही वरुण एकदम से खड़ा हुआ और प्रियंका को कंधों पर उठाकर सुरक्षित कमरे की तरफ भागने लगा। वहां पद्मिनी किसी तरह से भागती हुई दादी माँ के कमरे के बाहर पहुंच गई। हालांकि उनके भी शरीर पर कुछ घाव देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो भी यहाँ इतनी आसानी से नहीं पहुंची। बेटे की लाश को देखकर पद्मिनी फूट फूट के रोने लगी। तभी उसके पीछे से कुछ बलाएं और प्रेत आए और उन्होंने पद्मिनी की गर्दन पर काट लिया और दोनों पद्मिनी की लाश को नोच नोच कर खाने लगे। इतने में कुछ और प्रेत भी भूखे भेड़िए की तरह वहां आ गए और वो भी पद्मिनी और इंस्पेक्टर की लाश को खाने लगे। कुछ के हाथ में पद्मिनी का सर था,
किसी के हाथ में इंस्पेक्टर की बाजू और कुछ के हाथ में इंस्पेक्टर की टांग, और सब लाशों को ऐसे खा रहे थे जैसे ना जाने कितने साल से वो इस दिन का इंतजार कर रहे हो। जेपी ब्लॉक मेरठ की इस बिल्डिंग में खून खराबा पूरी जोर शोर पर चल रहा था। लाशों के साथ घर के अंदर के सभी रास्ते भरे हुए थे। बूढ़ी दादी और उनके साथ की बलाएं और उन प्रेतों के सामने जो कोई भी आ रहा था वो उसे जान से मारती जा रही थी। जेपी ब्लॉक की इस बिल्डिंग में अब किसी का भी बचना नामुमकिन सा लग रहा था। दूसरी तरफ दिवेश अभी भी यहां से वहां भागता हुआ नजर आ रहा था। दिवेश को यह लग रहा था कि इन सबको रोकने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा, और वो कहां और कैसे मिलेगा इसकी तलाश जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी, वरना हम में से कोई भी जिंदा बचेगा नहीं। दिवेश जेपी ब्लॉक की बिल्डिंग के हर कमरे में जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस डरावनी इमारत में मौजूद सभी बलाएं और प्रेत आत्माएं आकर उसे जान से मारने की कोशिश करती, लेकिन दिवेश के हाथ की माला उसे हर बार बचा लेती। इस तरह दिवेश अपनी जान को बचाते हुए सिर्फ भाग ही रहा था। वहां शर्मिला के बाबा उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शर्मिला अपने बाबा की बात सुनने के लिए अब तैयार ही नहीं थी। शर्मिला के बाबा ने शर्मिला को एक बार फिर से रोकते हुए कहा, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस तरह तुम उन मासूम लोगों की जान को बख्श दोगी? देखो शर्मिला, तुम अपने गुस्से की आग में मासूम लोगों की आहुति नहीं दे सकती। शर्मिला ने बाबा के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। शर्मिला वहां से दादी की तरफ जाने लगी। शर्मिला के बाबा ने फिर कहा, कोई जवाब तो देकर जा ही सकती हो ना तुम अपने बाबा को। शर्मिला ने मुड़कर जवाब देते हुए कहा, बाबा आप मुझसे बहुत प्यार करते थे, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने मुझे इस घर में कैद करके रख लिया। आपने अपने अहंकार में अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अपनी बेटी के सपनों की जरा भी परवाह नहीं की। आपको तब याद नहीं आया कि आप मेरे बाबा हैं। मेरे प्रेमी को बिल्ली बनाने वाले उस गुरु सम्मा से मिलकर आपने मुझे बंदी बनाकर रख लिया। मैं सब जानती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं इंतजार करती रही आज के दिन का। मेरी दादी माँ मुझे इंसाफ देगी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं ना इंसाफी हो कहीं पर भी। शर्मिला के बाबा के पास आकर लालटेन वाला आदमी खड़ा हो जाता है। शर्मिला उसे देखकर फिर बोलती है, यही है ना उस गुरु सम्मा का भेजा हुआ भूत जो उस दिन विजयराज बनकर मेरे साथ? बाबा, अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? शर्मिला के बाबा शर्मिला को समझाते हुए बोले, बेटा तुम जो कुछ भी सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसे तुम मेरे बारे में सोच रही हो। मैंने नहीं, तुम्हें खुद गुरु सम्मा ने इस घर में कैद करके रखा। मुझे नहीं मालूम कि ये सब कैसे और क्यों हुआ, लेकिन बेटी तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे भला? अब तक शांत तरीके से खड़ा लालटेन वाला आदमी एकदम से जंगली जानवर की तरह बिल्ली बन विजयराज पर टूट पड़ा। विजयराज उससे अपनी जान बचाता हुआ भागने लगा। शर्मिला उन दोनों के पीछे जाने लगी तो शर्मिला के बाबा हाथ जोड़ते हुए बोल पड़े, बेटा इतने सालों तक मैंने तुम्हें इस कमरे में कैद करके नहीं रखा। गुरु सम्मा तुमसे नाजायज रिश्ता रखना चाहते थे। मैंने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने मुझे अपनी काली शक्तियों से मुझे मेरे ही कमरे में कैद करके रख दिया। हालांकि वो मुझे जान से मारना चाहते थे, लेकिन मेरे भगवान, मेरी भक्ति ने मुझे बचा लिया। मुझ पर की हुई काली शक्तियों का असर जब नहीं हुआ तो उसने तुम्हें श्राप दे दिया मेरा रूप लेकर, ताकि तुम्हें यह लगता रहे कि तुम्हें विजयराज के साथ शादी नहीं करने दूंगा मैं। और तुम अपने कमरे में कैद हो गए और उसके बाद कोई भी तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता था। शर्मिला को अभी भी कुछ तरीके से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बाबा कहना क्या चाहते हैं। बाबा मुझे सच में बताइए कि उस दिन क्या हुआ था? शर्मिला के बाबा इस दिन के बारे में जैसे ही बताने लगे, आगे पीछे की चीज अपने आप से अपना आकार बदलने लगी, और ये वही दिन है जिस दिन शर्मिला को श्राप दिया गया था। शर्मिला रोती हुई ऊपर के कमरे से नीचे आई और गुरु सम्मा शर्मिला के बाबा के साथ कुछ बात कर रहे थे। हालांकि उस दिन शर्मिला के बाबा वहां पर मौजूद नहीं थे। वो शर्मिला के बाबा की तरह एक साया था जो गुरु सम्मा के द्वारा बनाया गया था, जिसने उस दिन शर्मिला के सामने ऐसी बात की जिससे शर्मिला को पूरा यकीन हो जाए कि ये बात तो सिर्फ उसके बाबा ही कह सकते हैं। गुरु सम्मा की बात सुनकर शर्मिला ऊपर के कमरे में चली गई। विजयराज उसके पीछे जाने लगा तो गुरु सम्मा ने अपनी तंत्र विद्या से उसे बिल्ली बना दिया और उस बिल्ली पर जोर जोर से हंसने लगे। गुरु सम्मा विजयराज को जान से मारना चाहते थे। बिल्ली का रूप पाकर विजयराज घबरा गया और अपनी जान बचाकर भागने लगा, और भागता हुआ वो सीधा शर्मिला के बाबा के कमरे में चला गया।
जब वहां पर भी विजयराज ने अपने आप को सुरक्षित नहीं पाया तो भागता हुआ जाकर शर्मिला के कमरे में चला गया और जाते जाते बाबा के कमरे का कोई सामान उसके भागने से गिर गया। शर्मिला के बाबा गिरे हुए सामान की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए गुरु सम्मा को देखा। गुरु सम्मा शर्मिला के कमरे की तरफ जा रहे थे तो एकदम से शर्मिला के बाबा ने गुरु सम्मा को आवाज देकर रोक दिया। गुरु सम्मा ने शर्मिला के बाबा के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया और कमरे की तरफ बढ़ने लगे। शर्मिला के बाबा ने गुरु सम्मा को रोकने की पूरी कोशिश की और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हुई। एक वक्त के बाद गुरु सम्मा ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ शर्मिला के बाबा भी इतने सालों से भगवान की आराधना में लीन थे। उन्होंने भी अपने भगवान को याद करना शुरू किया और अब दोनों के बीच अलग प्रकार का युद्ध शुरू हो चुका था। गुरु सम्मा की तंत्र विद्या कुछ काम नहीं कर पा रही थी। गुरु सम्मा खुद को हारा हुआ पाकर वहां से जाने लगे तो शर्मिला के बाबा ने अपनी विद्या से उसे बाहर के कुएं में कैद कर दिया ताकि वो किसी भी परिवार की बहू बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव ना कर सके। गुरु सम्मा का भूत ये देखकर जेपी ब्लॉक की इस बिल्डिंग के अंदर नहीं आ पा रहा था। कुएं में कैद होने के बाद गुरु सम्मा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद शर्मिला के बाबा शर्मिला के कमरे की तरफ जाने लगे मगर गुरु सम्मा ने कुएं से चिल्लाते हुए कहा, तुम अपनी बेटी से तब तक नहीं मिल पाओगे जब तक वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। और बाहर जोर जोर से बिजली कड़कना शुरू हो गई। बारिश में और चिल्लाते हुए कुत्ते और उल्लुओं ने गुरु सम्मा की बात पर मोहर लगा दी। और आज इतने सालों के बाद जब शर्मिला अपने कमरे से बाहर आई तो शर्मिला के बाबा उसे सच्चाई बता पाए, लेकिन फिर भी शर्मिला बाबा की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसे यही लग रहा था कि विजयराज एक दिन उसे उसी रूप में वापस मिल जाएगा जैसा वो उसे पसंद करती थी। और शर्मिला को लग रहा था कि उसका अब ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तंत्र विद्या की मालकिन उसकी दादी माँ है। और वो दादी माँ से मिलने चल पड़ी क्योंकि उसे सिवाय अपने विजयराज के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। शर्मिला बाबा की सारी कहानी सुनने के बाद भी नहीं मानी और वो चल पड़ी दादी माँ की तरफ। शर्मिला के बाबा ने जब ये महसूस किया कि शर्मिला अब उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगी तभी उन्होंने सोचा कि क्यों न दादी माँ से जाकर बात की जाए और वो दादी माँ की तरफ चल पड़े। वहां वरुण और प्रियंका फिर से भूतों और बलाओं के बीच फंस चुके थे। हालांकि कोई उनके पास नहीं आ पा रहा था लेकिन कोई उन्हें आगे भी जाने के लिए जगह नहीं दे रहा था। सब एक गोला बनाकर उनके इर्द गिर्द खड़े उन दोनों का तमाशा देख रहे थे और जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रहे थे। वहां देवेश अब भी कोई ना कोई सुराग